Hello class 9. Today we are going to study chapter number 3, Poverty as a Challenge, part 2. In this part 2 session we have discussed here the vulnerable groups, what are the different types of groups which faces the poverty and global poverty scenario, or what are the different types of major causes behind poverty. So let me discuss vulnerable groups. The proportion of people below poverty line is also not same for all social groups. There are different types of economic categories in India. Social groups which are most vulnerable to poverty are scheduled caste and scheduled tribe households. बच्चों, हमारे देश में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोग जो होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा उनके पास बहुत गरीबी की समस्या होती है, यानी कि वो वल्नरेबल ग्रुप्स होते हैं। वल्नरेबल ग्रुप्स का मतलब है जो गरीबी ज़्यादा फेस करने वाले ग्रुप्स हैं, जिनके पास अक्सर आप गरीबी का संकट देखेंगे, उसको बोलेंगे वल्नरेबल ग्रुप्स। तो ऐसे हमारे यहाँ जो पाई जाने वाली ट्राइबल एरियाज़ हैं या ट्राइब्स हैं, जो उनमें शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोग बहुत आते हैं, जिनके पास गरीबी बहुत है, जो डिफरेंट सोशल और इकोनॉमिकल ग्रुप से बिलोंग भी करते हैं लोग, लेकिन उनका परसेंटेज अलग जगह पर है। अब आता है, अगर इकोनॉमिक ग्रुप्स की बात करें तो मोस्ट वल्नरेबल ग्रुप्स हमारे यहाँ जो रूरल एग्रीकल्चरल लेबर हैं, जो कि खेतों में काम करने वाले जो पुअर श्रमिक हैं, और बहुत सारे ऐसे भी हैं अर्बन एरियाज़ में जो कि हाउस होल्ड चोर्स करते हैं, यानी कि हाउस होल्ड लेबरशिप करते हैं, तो दूसरों के घरों में नौकर बनते हैं, नौकर का काम करते हैं। तो ऐसे मेड सर्वेंट या जो मैन सर्वेंट हैं, मेल सर्वेंट, मेड सर्वेंट, ये सारे जितने भी नौकर अर्बन एरियाज़ में काम करते हैं वो, और जो रूरल एरियाज़ में एग्रीकल्चरल फार्म लैंड्स में हाउस होल्ड लेबर्स हैं, ये सारे के सारे वल्नरेबल ग्रुप्स कहलाते हैं। अब आता है कि हमारे देश में लगभग 30 से 48 पीपल्स जो है वो शेड्यूल ट्राइब्स में रूरल एरियाज़ में बिलोंग करते हैं, और 47% कैजुअल वर्कर्स अर्बन एरियाज़ में सारे के सारे ऐसे हैं जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन रह रहे हैं, यानी कि गरीबी रेखा से नीचे का निवास करने वाले 47% कैजुअल वर्कर्स हैं जो अर्बन एरियाज़ में। जैसे ही रूरल एरियाज़ में क्या है, 38 से 48% शेड्यूल ट्राइब्स के लोग हैं। अब आता है कि इसके बाद हम ये देखेंगे कि जो हमारे यहाँ इंडिया में बहुत फैमिलीज़ के अंदर भी पॉवर्टी बहुत देखने को मिलती है। देखिए, जनरली क्या होता है कि जैसे एक फैमिली है, फैमिली में जो बच्चे हैं, वाइफ है, और जो ओल्ड पीपल्स हैं, उनके जो रिश्तेदार हैं, या रिश्तेदार भी नहीं कह सकते, जो उनके ऊपर निर्भर हैं, है ना, एक व्यक्ति कमाने वाला, उसके ऊपर सब निर्भर है, तो ये सारे लोग जो है वो गरीबी को झेल रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर लिखा भी है कि विमेन, एल्डरली पीपल एंड फीमेल इन्फेंट्स आर सिस्टमेटिकली डिनाइड इक्वल एक्सेस टू रिसोर्स अवेलेबल टू द फैमिली। जो घर की औरतें होती हैं, जो बड़े बूढ़े लोग होते हैं, और जनरली जो फीमेल इन्फेंट्स है, जो कि लड़कियां हैं छोटी, वो अक्सर क्या होता है कि उनके पास जो रिसोर्सेज फैमिली में अवेलेबल भी होता है तो उनको नहीं मिलता वो रिसोर्स। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके घर में अगर साइकिल है, एक ही है, तो पहले आपके भाई को मिल जाएगी, ना कि आपको मिलेगी। लड़कियों को नहीं मिलेगी, वो लड़कों को दी जाती है पहले। यानी कि हमारे यहाँ कुछ ना कुछ जो है हम लोग डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, सेक्स डिस्क्रिमिनेशन। इस सेक्स के आधार पर जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, विभेदीकरण किया जा रहा है परिवारों में, वो उससे भी क्या होता है कि जो हमारे परिवार की लड़कियां होती हैं वो अक्सर गरीबी को फेस करती हैं, मजबूर होती हैं फेस करने के लिए, वीमेंस वगैरह भी। देयर फॉर वीमेन चिल्ड्रन, स्पेशली द गर्ल चाइल्ड एंड ओल्ड पीपल आर पुअरेस्ट ऑफ द पुअर। इसीलिए स्पेशली देखा गया है जो औरतें हैं, लड़कियां हैं, स्पेशली बच्चों में लड़कियां, और जो ओल्ड पीपल में भी जो ओल्ड वीमेन हैं, वो सारी की सारी मैक्सिमम पुअरनेस को झेलती हैं। अब आता है कि इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज़ को देखें तो पॉवर्टी हमारे इंडिया में अलग अलग डायमेंशंस पर, अलग अलग एस्पेक्ट्स में देखी जा सकती है। सभी स्टेट्स में एक जैसी पॉवर्टी नहीं है। उसका प्रोपोर्शन रजिस्ट्रेशन जो एस्टिमेशन किया गया है 2011-12 में, उसमें देखा गया है कि 21.9% जो पीपल है मध्य प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश, बिहार और उड़ीसा का, वो मैक्सिमम जो है वो पॉवर्टी लेवल पर रह रहा है। और इसके अलावा देखिए, मेजर्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन बहुत सारे हमारे स्टेट्स ऐसे भी हैं जिन्होंने बहुत प्रयास किया है, जिससे कि उन्होंने अपनी पॉवर्टी को दूर भी किया है। जैसे कि उसमें पॉवर्टी को दूर करने में केरला का नाम आता है, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, वेस्ट बंगाल, पंजाब, हरियाणा। ये ऐसे स्टेट्स हैं जिनमें ट्रेडिशनल रूप से पॉवर्टी तो पाई जाती थी, लेकिन उन्होंने अपनी एग्रीकल्चरल लैंड्स को बढ़ाया, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ को बढ़ाया, अपनी एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट्स को बढ़ाया,
और कई सारे रिसोर्स डेवलपमेंट किए, इसकी वजह से जो है इनकी पॉवर्टी लगभग दूर हो गई है। अब आता है ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो। ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो में हम ये देखते हैं कि जो प्रपोर्शन होता है लोगों का डेवलपिंग कंट्रीज़ में, वो एक्सट्रीम इकोनॉमिक पॉवर्टी को झेलता रहता है। और ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा एक डिफ़ाइन किया गया है कि लिविंग ऑन लेस दैन $1.25 पर डे, यानी कि एक रुपये तो नहीं कह सकते, एक $1.25 पर डे जो व्यक्ति उससे कम कमा रहा है, और वो जो है गरीबी रेखा से नीचे आता है। और इसमें लगभग 43% 1990 में लोग थे, और 2008 में घटा तो 22% लोग पहुंच गए जो कि $1.25 पर डे से कम कमाते हैं। तो ग्लोबल पॉवर्टी इंडेक्स में अगर हम देखें तो हमें अलग अलग देशों में अलग अलग सिनेरियो जानने को मिलता है। चाइना में पॉवर्टी डिक्लाइन हुई है साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में, क्योंकि चाइना का रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत तेज़ी से बढ़ा है और उसमें मैसिव इन्वेस्टमेंट किया है ह्यूमन रिसोर्स, बहुत सारे लोगों को नौकरियां भी दी। श्रीलंका है, नेपाल है, साउथ एशिया में इंडिया है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान है। इनके यहाँ जो डिक्लाइन है पॉवर्टी में वो इतनी तेज़ी से नहीं है, क्योंकि ये लोग इतनी ज़्यादा रोज़गार नहीं पैदा कर पाते हैं। अब आता है कि ओवरऑल अगर हम इंटरनेशनल सिनेरियो देखें तो यहाँ पे देखिए आपको देखने को मिल जाता है, क्या लिखा है कि इट शोज दैट यस इट शोज दैट ये देखिए, इन सब सहारन अफ्रीका पॉवर्टी इनफैक्ट रोज फ्रॉम 51% इन 1981 टू 47% इन 2008। कि अब साउथ अफ्रीका में देखें, सहारा डेजर्ट जहाँ पर है वहाँ पर 51% थी 1981 में, जो 2008 में घट करके 47% पर पहुँच गई। अमेरिका ने भी अपना पॉवर्टी का रेशियो जो है, अमेरिका में पॉवर्टी का रेशियो सेम रहा, और 11% 1981 में 11% था, जो कि घट करके 6.4% पहुँच गया 2008 में। अब ये टेबल शो करती है कि पॉवर्टी का रेशियो किस किस तरीके से डाउन हुआ है। इस तरीके से हम देखते हैं कि कंट्रीज जो कि डिफाइन करती है इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइंस, इट मीन्स पॉपुलेशन बिलो $1 अ डे, यानी कि $1 से जो नीचे लोग कमा रहे हैं वो इंटरनेशनल पॉवर्टी इंडेक्स को शो करता है। और मिलेनियम डेवलपमेंट गोल ये कहता है, यूनाइटेड नेशन ने इसके लिए कॉल किया है लोगों को कि हम पॉवर्टी को दूर करेंगे, और उसके लिए इन्होंने टारगेट रखा है 2015 तक। अब आता है इसके बाद बच्चों, आइए हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द मेजर कॉजेज बिहाइंड पॉवर्टी। पॉवर्टी के पीछे मेन रीज़न क्या है। अभी हमारे इंडिया की बात देखें तो हमारा इंडिया बहुत देर तक जो है ब्रिटिश सरकार से गरीबी था झेल रहा था, क्योंकि ब्रिटिश सरकार के अधीन था। तो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट जो भी होते थे हमारे यहाँ, वो ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत होते थे। उससे बहुत ही लो लेवल था। ब्रिटिश सरकार केवल अपने लिए सोचती थी और भारतीयों के लिए बहुत कम सोचती थी, इससे कि भारतीयों का इकोनॉमिकल डेवलपमेंट ज़्यादा नहीं हो पाया। और जो उसने पॉलिसीज़ बनाई हैं कॉलोनियल गवर्नमेंट ने, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, वो ट्रेडिशनली हैंडीक्राफ्ट और को बढ़ाने को, उसने ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट को हमारे यहाँ का रूइन कर दिया, ख़राब कर दिया। हमारे यहाँ जो लोगों को कला आती थी वो सब ख़राब करके रख दी उसने। क्यों? क्योंकि वहाँ यहाँ इंडिया का कपड़ा, इंडिया का सामान वो बिकने नहीं देते थे, और अपने बाहर फॉरेन कंट्रीज से ला करके, ब्रिटेन से ला करके यहाँ पे सामान बेचते थे। इससे हमारा डेवलपमेंट ख़त्म हो गया धीरे धीरे, और इंडस्ट्रीज वगैरह को भी बहुत नुकसान हुआ। हमारा जो टेक्सटाइल था, कपड़ा था, उसको लो रेट पे बेचा गया है 19वीं सेंचुरी तक भी, जिससे कि लेस जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हमारे यहाँ क्रिएट हो गई। ग्रोथ रेट भी कम हो गया, और इनकम का ग्रोथ रेट भी कम हुआ। धीरे धीरे ये बहुत बड़ी पॉपुलेशन तक पहुंच गया। तो पॉवर्टी हमारे देश में बहुत इसीलिए आ गई क्योंकि हमारे यहाँ का जो सामान था वो बाहर देशों में जा नहीं पाता था, और हम सभी लोग मजबूर थे। ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट के रूल ही ऐसे थे जिससे कि हमारे देश की चीज़ जो है वो हम ही को दोबारा से महंगी करके बेची जाती थी। अब आता है कि इसको हटाने के क्या तरीके हो सकते हैं, लेकिन अभी हम तरीक़ों पे नहीं बात करेंगे, अभी हम थोड़ा सा और कॉजेज़ की बात करेंगे। धीरे धीरे जब हमारे देश को आज़ादी मिली तो उसके बाद में एग्रीकल्चरल सेक्टर में डेवलपमेंट तो हुआ, लेकिन इतना इफेक्टिवली नहीं रहा। इंडस्ट्रीज़ जैसे कि बोथ इन प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों में ही काम तो बढ़ा, लेकिन इंडस्ट्रीज़ ने इतना जॉब नहीं प्रोवाइड किया जितना कि वो प्रोवाइड कर सकती थी या उसे करना चाहिए था। कुछ ही जॉब्स वो दे पाई। तो इससे क्या हुआ कि जितना उन्होंने दिया वो तो खाली खाने ही भर को पर्याप्त था। इसके अलावा भी हमारा पॉपुलेशन ज़्यादा थी, इसलिए जॉब सीकर्स की संख्या डे बाय डे बढ़ती चली गई। और जो जितने भी जॉब सीकर हैं वो ना तो सिटीज़ में जॉब पाने में सक्षम रहे,
तो वो मजबूर थे, तो उन्होंने कहीं पर रिक्शे चलाए, पढ़े लिखे व्यक्तियों ने भी रिक्शे चलाए, कहीं वेंडर्स बने, बिसात खाने का सामान है, डेली ये जो गुमटियाँ वगैरह लगाने का काम, खोखे लगाने का काम है, ये सब करते थे वेंडर्स। गलियों में जा कर के अपना सामान बेचते थे। डोमेस्टिक सर्वेंट बने, यानी कि दूसरों के नौकर बने, घरों में जाकर नौकरियाँ की। कई किसी ने मजदूरी की, कंस्ट्रक्शन वर्क कराया, इरेगुलर। इन सब चीज़ों में क्या था, प्राइवेट जॉब्स में इसमें इरेगुलर स्मॉल इनकम होती, बहुत ही छोटी इनकम होती, जैसे कि लोग जो है अपने लिए हाउसिंग की सुविधाएं भी, जो बहुत महंगी होती थी हाउसिंग की सुविधा, उसको भी अपने लिए पर्याप्त मात्रा में जुटा नहीं पा सकते थे। अब धीरे धीरे जब उनको रहने के लिए घर ही नहीं था, तो उन्होंने झुग्गी झोपड़ियों में रहना शुरू किया, तो स्लम एरिया बन गए सिटीज़ में। और इस तरीके से पॉवर्टी जो है आज भी रूरल और अर्बन दोनों एरिया में के चैलेंज की तरह फेस की जाती है। कई जगह ऐसा भी होता है इंडिया में ही, हमारे यहाँ, कि कहीं पर लैंड और रिसोर्सेज दोनों का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, कहीं पर ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, कहीं पर बिल्कुल ही नहीं है। उनके लिए जो पॉलिसीज़ बनाई जाती है, मेजर पॉलिसी ऐसी हैं जो कि लैंड रिफॉर्म्स तो उन्होंने किया, लेकिन उनका एम क्या था कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स, कि दोबारा से वही संपत्ति जो हमारे पास थी उसी को दोबारा से रूरल एरियाज़ में बांट दिया गया। इससे इस बगैर जो बांटा गया उसमें भी प्रॉपरली बांटा नहीं गया, किसी को कम मिला, किसी को ज़्यादा लैंड एरिया मिला। इसकी वजह से भी क्या हुआ कि खेती में पर्याप्त सुविधाएं भी नहीं मिली, इससे भी लोगों के पास ज़्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं हुए, और वो भी पॉवर्टी का कारण बनी। अब सोशो कल्चरल और इकोनॉमिक फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो वो भी पॉवर्टी के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। इसमें बहुत सारे लोग जो होते हैं अपनी सामाजिक जिम्मेदारी नहीं समझते हैं। बहुत सारे लोग जो है वो धर्म से इस हर चीज़ को जोड़ देते हैं। वो ये भी मानते हैं कि ये पर्टिकुलर काम एक हिंदू का है, पर्टिकुलर काम मुस्लिम का है। इस तरीके से जो है वो वास्ट और ब्रॉड थिंकिंग ना रखते हुए बहुत ही कंस्ट्रक्टेड थिंकिंग रखते हैं, नैरो माइंडेड होते हैं। तो इस वजह से भी वो पॉवर्टी का सारी ज़िंदगी सामना करते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो रिचुअल्स वगैरह में, जो धार्मिक कार्यों में पैसा ज़्यादा खर्च करते हैं, लेकिन और अपने जो स्पेशल नीड का काम होता है फैमिली के लिए या बच्चों के लिए, एजुकेशन के लिए, तो उस पर खर्च नहीं करते। बहुत सारे छोटे छोटे फार्मर्स होते हैं जिनको मनी की ज़रूरत होती है, जिससे कि एग्रीकल्चरल इनपुट्स जैसे बीज है, फर्टिलाइज़र है, पेस्टिसाइड्स वगैरह खरीद सकें, लेकिन उनके पास इतना पैसा होता ही नहीं है जिससे कि वो इन सब प्रोडक्ट्स को खरीद सके, इसलिए वो अपनी खेती भी अच्छी तरीके से नहीं कर पाते। इसलिए पॉवर्टी जो है, और अगर ये खेती को अच्छा करने के लिए, जैसे ट्रैक्टर वगैरह खरीदने के लिए, अच्छे बीज, अच्छी फर्टिलाइज़र यूज़ करने के लिए, इरीगेशन का सामान यूज़ करने के लिए, या नलकूप वगैरह की व्यवस्था करने के लिए, मोटर लगवाने के लिए अपने खेतों में ताकि अच्छी से सिंचाई हो सके, इन सब के लिए वो क्या करते हैं, फिर कर्जा लेते हैं। कर्जा लेंगे, कर्जे को फिर हमेशा सारी ज़िंदगी जो है इंटरेस्ट, हाई इंटरेस्ट रेट पे डेप्टर्स को जो है रिपे करने पड़ता है। तो उसकी वजह से भी वो पॉवर्टी जो है वो उन पर हमेशा बनी रहती है। गवर्नमेंट ने हमारी एंटी पॉवर्टी बहुत सारे मेजर्स किए हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाए हैं जिससे कि गरीबी दूर हो। इसके लिए दो चीज़ों की बहुत ज़रूरत है। पहला है प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब बच्चों यहाँ पर ये हुआ कि हमें अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना चाहिए, उसको बढ़ावा देना चाहिए। दूसरी बात है टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स, और हमेशा गरीबी हटे ऐसे प्रोग्राम्स को लॉन्च करना चाहिए। इस तरह बहुत सारे प्रोग्राम सरकार ने चलाए हुए, मैं आपको बताती हूँ कि वन बाय वन। देखिए, जैसे कि एक आई महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, जिसको आप लोग जानते हैं मनरेगा के नाम से। मनरेगा 2005, इसका मेन एम था कि डेली 100 दिन तक लगातार जितने भी वर्कर्स हैं रूरल एरियाज में, जो गांव में रहने वाले वर्कर्स हैं, उनको हर एक जगह हाउस होल्ड जॉब और प्रदान कराना, या कैसा भी जॉब हो, 100 दिन तक लगातार उनको जो है वेजेस दिलवाना, उनका भत्ता दिलवाना, और 100 दिन तक लगातार उनको मजदूरी ताकि मिल सके, जिससे कि वो अपना लाइवलीहुड आराम से चला सके। तो उनको ये 100 दिन का रोजगार गारंटी स्कीम है मनरेगा, 2005 में लॉन्च की गई सरकार ने, जिससे कि गांव के प्रत्येक जो मजदूर है उसको 100 दिन तक पक्का रोजगार मिल सके और वो आराम से अपनी आजीविका गेन कर सके। और इसका एक एम और ये भी था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सके। गांव में ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जिनका यूज़ एक बार में ज़्यादा हो जाता है और एक बार में बिल्कुल बचता नहीं। तो ऐसा रिसोर्स जो कि गांव में अवेलेबल है, जैसे नदी है, खेत खलियान है, नदियों से निकलने वाला बहुत सारा मिनरल है, रेत है, बजड़ी है, तो इन सब का यूज़ ऐसे हो सके कि वो हमारे लिए फ्यूचर जनरेशन में भी उसके यूज़ के लिए बचे रहे। मतलब हम भी उसका यूज़ कर लें जो प्रेजेंट जनरेशन है, और साथ में वो फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बची रह जाए। तो इस तरीके से इन्होंने जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की। और गांव में जैसे अक्सर बाढ़ आ जाती है, डिफॉरेस्टेशन होता है, जंगल काट दिए जाते हैं, सॉइल इरोजन होता है, तो इन सब चीज़ों से भी बचने के लिए
रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के तहत। अब आता है कि इसमें बहुत सारे SC ST वीमेंस हैं, इनको भी रोजगार मिला। लगभग 23% SC ST वीमेंस को भी रोजगार मिला, 17% और से लेकर 53% तक अब ये संख्या पहुंच चुकी है। इसके बाद एक स्कीम आई है प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना। ये एक दूसरी स्कीम है जो 1993 में लागू की गई थी। इसका एम यही था कि स्वरोजगार योजना है, यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करना, लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रदान करना। जो भी रूरल एरियाज में ऐसे लोग हैं जो कि कुछ एजुकेटेड हैं बट अनएम्प्लॉयड हैं, यानी कि पढ़े लिखे बेरोजगार लोग, उनको उन यंग लोगों को, उनको जवान लोगों को जो कि पढ़ लिख के बेरोजगारी झेल रहे हैं, तो उनको गाँव के एरियाज में कुछ स्मॉल टाउन्स में ऐसा कुछ लोन इत्यादि प्रोवाइड कराना, जिससे कि वो अपने ऊपर स्वावलंबी बन सकें, अपने ऊपर रोजगार अपने अपने दम पर कर सकें, और वो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज वगैरह डेवलप कर सकें, स्मॉल टाउन्स और बिजनेस कर सकें। दूसरा एक प्रोग्राम आता है बच्चों, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम जो है REGP, ये लॉन्च हुआ था 1995 में। इसका भी मेन यही उद्देश्य था जिसके सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रूरल एरियाज में, स्मॉल टाउन्स में। 25 लाख न्यू जॉब जिससे सेटल की गई थी। लगभग ये टारगेट था कि 10 साल की पंचवर्षीय योजनाओं में इसको लॉन्च करके लगभग आपका समझ लीजिए 25 लाख न्यू जॉब्स क्रिएट करना इसका एक उद्देश्य है। फिर उसका चौथा था स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999 में लॉन्च की गई है। इसका मेन एम है कि जितने भी गरीब फैमिलियां हैं, गरीब परिवार हैं जो कि पॉवर्टी लाइन से थोड़ा अबव हैं, ऊपर हैं, उन सबको ऑर्गेनाइज करना और उनसे एक सहायक ग्रुप या सहकारी ग्रुप, सेल्फ हेल्प ग्रुप तैयार करना, जिससे कि वो अपना ग्रुप तैयार करके बैंकों से लोन लेंगे, और बैंकों से जब ये लोन लेंगे तो गवर्नमेंट इनको सब्सिडी पे लोन प्रोवाइड कराएगी, इनसे इंटरेस्ट रेट कम लेगी, कुछ इंटरेस्ट इनका माफ़ भी किया जा सकता है, कुछ कर्जा। अब है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। ये आई है सन 2000 में। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना ये सेंट्रल असिस्टेंस है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की एक योजना है जो कि स्टेट पर बेसिकली दी गई है, और इसलिए दी गई क्योंकि प्राइमरी हेल्थ को सुधारा जा सके। जो लोगों का प्राथमिक रूप से स्वास्थ्य है, उनकी प्राथमिक एजुकेशन है, रूरल शेल्टर है, गांव में उनके रहने की व्यवस्था अच्छी तरह हो सके, गांव में पेयजल की व्यवस्था सुविधा हो, गांव में उनके लिए बिजली वगैरह उपलब्ध कराई जा सके उनके लिए, इनकी इसके लिए आती है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। यानी कि ग्राम का उदय करना, वहाँ पे सड़क, बिजली, पानी, रोजगार ये सब उपलब्ध हो जाए, स्वास्थ्य सुविधाएं, सब बेसिक नीड है, ये सब एक बेसिक तरीके से सभी लोगों को मुहैया होनी चाहिए। फिर एक आती है अंत्योदय अन्न योजना। अंत्योदय अन्न योजना में क्या था कि ये कांग्रेस की गवर्नमेंट ने सबसे ज़्यादा लॉन्च की थी, और इसमें यह था कि प्रत्येक गरीब परिवार को 5 किलो राशन उपलब्ध कराया जाएगा मिनिमम, हर एक को राशन कार्ड पर, जिससे कि उनको जो है उसमें भी ये कहा गया कि 5 किलो चावल और 10 किलो गेहूँ। तो वैसे तो 6 किलो था पहले, और 6 किलो गेहूँ और 5 किलो चावल की बात की गई, पहले 3 किलो चावल की बात की गई थी। तो इसमें 6 किलो गेहूँ को 2 रुपये प्रति किलो के हिसाब से, और 5 रुपये किलो चावल के हिसाब से 5 किलो चावल या 10 किलो चावल उपलब्ध कराना। इससे बेसिक तरीके से बेसिक इंसान की नीड पूरी हो सके, उसको भूखा ना रहे। इनका प्रथम उद्देश्य यही था कि टू एबॉलिश द स्ट्राइव ऑफ हंगर, यानी कि लोग भूख से मर जाते हैं तो वो भूख से ना मरे, इसके लिए अंत्योदय अन्न योजना चलाई गई। इन सब प्रोग्राम्स जो भी चलाए गए हैं सब मिक्स प्रोग्राम्स हैं। इनका इफेक्ट जो है कहीं पर अच्छा रहा, कहीं पर बुरा भी रहा, कहीं पर इम्प्लीमेंट ढंग से हुए, कहीं पर नहीं हो पाए। तो हम ये देखते हैं कि इससे कुछ लोगों को बेनिफिट मिला, कुछ लोगों को नहीं बेनिफिट मिला। तो ओवरऑल कहीं पर मॉनिटरिंग की कमी रही और कहीं पर मॉनिटरिंग ठीक ठाक हुई। तो आज भी हमारे सामने, हमारी गवर्नमेंट के सामने रूरल और अर्बन एरिया दोनों में ही आज भी गरीबी और बेरोजगारी उतनी ही व्याप्त है जितनी पहले थी। तो यानी कि कहने का मतलब है कि आज भी हमारे पास ये चैलेंज है, और ये चैलेंज कभी ख़त्म नहीं होने वाला चैलेंज है, क्योंकि जनरली लोग क्या करते हैं कि कहीं ना कहीं इस पर करप्शन इन्वॉल्व हो जाता है। तो अगर हम ऑफिशियल डेफिनेशन दें पॉवर्टी की, तो क्या निकल के आती है हमारे सामने कि कैप्चर्स ओनली अ लिमिटेड पार्ट ऑफ व्हाट पॉवर्टी रियल मीन्स टू पीपल। इट इज़ अबाउट अ मिनिमम सब्सिस्टेंस लेवल ऑफ द लिविंग रादर देन अ रीजनेबल लेवल ऑफ लिविंग। मतलब लोगों को जीवन जीने के लिए छोटी से छोटी, कम से कम, न्यूनतम उनको वो सुविधाएं उपलब्ध करना जिससे उनका जीवन चल सके, ना कि उन्हें कोई रीजनेबल लेवल ऑफ लिविंग देना कि बहुत अच्छा कोई आप जीवन दे सकें। बहुत सारे स्कॉलर्स ये बोलते हैं
कि हमें ह्यूमन पॉवर्टी पर अपना कॉन्सेप्ट जो देना पड़ेगा वो ब्रॉड देना चाहिए, हमें सबके बारे में सोचना चाहिए। लेकिन लार्ज नंबर ऑफ़ पीपल ये आज भी ऐसे हैं जो कि खाली अपने बारे में सोचते हैं, अपने ऊपर ही जीते हैं, अपनी एजुकेशन, अपनी फीडिंग, अपनी शेल्टर के बारे में, जॉब सिक्योरिटी, हेल्थ केयर के बारे में सोचते हैं, दूसरों के बारे में कम सोचते हैं। और सेल्फ कॉन्फिडेंस उनके अंदर बहुत ज़्यादा है, बट कहीं ना कहीं उनके ऊपर कहीं कास्ट, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, ये सब बातें आ जाती हैं, चाइल्ड लेबर है। ये वर्ल्ड वाइड एक्सपीरियंस किया गया है कि जो डेवलपमेंट तो हमारी कंट्री कर रही है, बट फिर भी पॉवर्टी एक बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने आज भी होके खड़ी है। और हम आशा करते हैं कि अब भगवान, जो हमारी गवर्नमेंट है वो आगे क्या पता बहुत सारा हमें अच्छा एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराए, एक अच्छा अवसर प्रदान करे, जिससे कि आने वाले टाइम में अगले 10 सालों में हो सकता है हमारी इनकम और बढ़े, और इससे हमारे लिए हेल्थ केयर, एजुकेशन फैसिलिटीज़, जॉब सिक्योरिटी, ये सब के लिए हो सके। क्योंकि जॉब सिक्योरिटी देना, लोगों के साथ इक्वलिटी रखना और गरीब व्यक्ति की भी डिग्निटी को बनाए रखना, वो भी सम्मान से जी सके, उसके लिए भी हर एक छोटे से छोटे गरीब व्यक्ति के लिए भी सड़क, बिजली, रोजगार और पानी की सुविधा, सड़क की सुविधा और स्वास्थ्य, ये सब चीज़ें बहुत ही बेसिक नीड्स हैं उसकी, इन्हें पूरा किया जा सके। तो बच्चों, ये चैप्टर बस अब ख़त्म हुआ है और आपको इसी के साथ एक खुशखबरी देना चाहती हूँ मैं कि इस वीडियो के साथ आपका पूरा कंप्लीट 9th क्लास तक का, पूरा इस साल का एनुअल तक का कंप्लीट कोर्स हमारा पूरा हो चुका है। सो ऑल ऑफ यू will hope that you will enjoy with this chapter also, and you have to well understand with this lesson. Or please keep watching again and again, and please revise all chapters very properly. So please subscribe my channel and share my videos too. Goodbye.